डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री में हम अभिलेखों के बारे में आप लोगों को भली बातें समझा चुके हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप लोगों को यह जानने का प्रयास कीजिए कि प्राचीन इतिहास की जानकारी का जो मुख्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य हम बताए थे, उसमें मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला इत्यादि का काफ़ी योगदान है, जिसमें हम आप लोगों को अभिलेख और सिक्के के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वह है स्मारक एवं भवन से रिलेटेड फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग यह जानिए कि एंशियंट हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए स्मारक एवं भवन का भी योगदान है। तो वो कैसे है, तो इस चीज को जानिए कि इतिहास ये यानी प्राचीन इतिहास के निर्माण भारतीय प्राचीन इतिहास के जितने भी स्मारक एवं भवनों का जो निर्माण किया गया है, उसमें भारतीय स्थापत्यकारों और वास्तुकारों और चित्रकारों ने विभिन्न हथियारों का प्रयोग किया है। और मुख्य रूप से कौन कौन हथियार है, तो इस चीज़ को जानिए कि प्राचीन काल के स्मारक और भवन के निर्माण स्थापत्यकार एवं वस्तु एवं चित्रकारों द्वारा भवन एवं स्मारक कार्य में भवन एवं स्मारक के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण हथियारों का योगदान है। हथियारों का योगदान है, वो कौन कौन है? एक में है सर्वप्रथम जानी छेनी, एक में है छेनी, दो में है कतरी और तीन में है, 3 नंबर का जो हथियार है जिसका मुख्य रूप से काफी भूमिका है वह है तुलिका। तो इन 3 हथियारों का योगदान प्राचीन काल के स्मारक एवं भवन कार्य के निर्माण में काफी है, तो इसको आप लोग समझिए। उसके बाद इन हथियारों के द्वारा विशेष रूप से यूज किया गया है, इन हथियारों को विशेष रूप से इसका प्रयोग किया गया और इसी हथियारों के द्वारा प्राचीन काल के भवन एवं स्मारक का निर्माण कार्य को पूरा किया गया। तो इस चीज को आप लोग भली बातें समझ गए होंगे। लेकिन इनके द्वारा निर्मित प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्ति के अवशेष से भारत की यानी इन हथियारों के द्वारा
इन हथियारों के द्वारा निर्मित इन हथियारों के द्वारा निर्मित प्राचीन काल की मंदिर प्राचीन काल के मंदिर, उसके बाद मूर्ति, उसके बाद प्राचीन काल के मंदिर, मूर्ति, प्राचीन काल के मंदिर और मूर्तियों का प्राचीन काल के मंदिर और मूर्तियों के अवशेषों से मूर्तियों प्राचीन काल के मंदिर और मूर्तियों के हथियारों के द्वारा निर्मित प्राचीन काल के मंदिर और मूर्तियों के अवशेषों से भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। ओके, इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्राचीन काल में जो भी खुदाई हुआ है उससे प्राचीन काल में यानी सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई थी एक टीला के रूप में, जिसके अवशेष से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो सर्वप्रथम आप लोग यह जानिए कि हड़प्पा सभ्यता के टीला के रूप में खुदाई सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में किए थे। उसके बाद पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल का साक्ष्य मिला है। उसके बाद जो है दोनों अवशेषों से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषय वस्तु का और स्थापत्य कला का काफी रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं कि प्राचीन काल में खुदाई से मिले प्राचीन काल में खुदाई से मिले अवशेष में नंबर 1 हो गया हड़प्पा सभ्यता, 2 में हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का बना महल जो
जो पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में था, जो पाटलिपुत्र में स्थित पाटलिपुत्र में स्थित था। एक दो चीज का साक्ष्य मिला, यानी प्राचीन काल में जो भी पुरातात्विक विभाग के जो भी इतिहासकार इसका खुदाई की है, तो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई हुई, उससे हमें जानकारी मिला। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का बना महल पाटलिपुत्र से हमको मिला, उससे भी हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट जो है और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी का जो बना महल है, उसमें 64 द्वार तथा 570 बुर्ज था। इस चीज को जानिए कि पाटलिपुत्र में स्थित लकड़ी का बना चंद्रगुप्त उसके महल में 64 द्वार यानी 64 को दरवाजा और 570 बुर्ज था। और चंद्रगुप्त के महल का जो और राजप्रासाद स्थित यानी चंद्रगुप्त के महल जो था, उसको अम्भव राजप्रासाद के नाम से प्रसिद्ध था। तो इस चीज को जानिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी का बना महल में लकड़ी का बना महल में चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी का बना महल में 64 दरवाजा यानी द्वार और 570 बुर्ज थे। 570 बुर्ज था। इस चीज को आप लोग समझ गए कि 570 जो है बुर्ज था वह किस महल में था। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के लकड़ी के बना महल जो एक बहुत बड़ा विशाल महल था, जो राजप्रासाद के नाम से प्रसिद्ध था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद था, जो राजप्रासाद के राजप्रासाद के नाम से राजप्रासाद के नाम से पाटलिपुत्र के उमरात नामक स्थान पर स्थित पाटलिपुत्र के यानी चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी का बना महल में 64 द्वार 570 बुर्ज था, जो राजप्रासाद के नाम से यह महल पाटलिपुत्र के राजप्रासाद के नाम से पाटलिपुत्र के नामक स्थान पर स्थित था। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। अब आते हैं इसके अनेक बड़े बड़े यानी इस राजप्रासाद में यानी इस भवन जो लकड़ी का बना जो बड़ा महल था, जो राजप्रासाद के नाम से प्रसिद्ध था, इसमें अनेक
बड़े बड़े अनेक बड़े बड़े कमरे थे। ओके, इस चीज को आप लोग समझ गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल में कौशाम्बी में भी खुदाई की गई और वहां से कौन कौन साक्ष्य मिला है उसके बारे में आप लोग जानिए। तो प्राचीन काल में कौशाम्बी में भी खुदाई की गई, तो जाहिर सी बात है वहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग समझिए कि प्राचीन काल में कौशाम्बी में जो खुदाई हुई है, तो कौशाम्बी का प्राचीन नाम कौशाम्बी का प्राचीन नाम वत्स या पटना था। ओके, तो कौशाम्बी का प्राचीन नाम वत्स या पटना था। इस चीज को आप लोग भली बात समझ गए। अब नेक्स्ट इस कंटेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो यह है कि कौशाम्बी खुदाई से इस कैपिटल की यानी वत्स की राजधानी पटना यानी वत्स की प्राचीन राजधानी जो था, यानी कौशाम्बी का प्राचीन नाम वत्स या पटना था और इसकी राजधानी जो था वह कौशाम्बी था, राजधानी। ओके, राजधानी भी था। तो इसकी खुदाई से इसके इस स्थल की यानी कौशाम्बी की खुदाई से, कौशाम्बी की खुदाई से जाहिर सी बात है महाराज उदयन नंबर 1, महाराज उदयन 2 में राज प्रसाद भोग महल प्रसाद और 3 में जो है जाहिर सी बात है वो सीता राम नामक यादगांव से मिला। 3 में वो सीता में नामक बिहार का अवशेष बिहार का साक्ष्य मिला है और इन सभी साक्ष्यों के आधार पर हमें प्राचीन भारत के बारे में उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में हमें स्थापत्य कला का और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषय वस्तु के बारे में भली भांति काफ़ी जानकारी मिलती है। तो इस कंटेंट को आप लोग समझ गए। हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम बताने आपको जा रहे हैं कि एक अरिका मेरू यानी एक जो है अतरंजी खेड़ा नामक स्थल है, उसकी खुदाई से
सर्वप्रथम लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। अतरंगी खेड़ा, अतरंगी खेड़ा नाम स्थल, अतरंगी खेड़ा नामक स्थल खुदाई से सर्वप्रथम लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। इस कंटेंट को वाली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप तो यह जानिए कि अतरंगी खेड़ा एक खुदाई से जो पहला जो साक्ष्य मिला वो कौन मेटल था, तो वह कौन धातु था। तो सर्वप्रथम लोहे के प्रयोग का साक्ष्य जो हमें मिला वो कहाँ से मिला, तो अतरंगी खेड़ा के खुदाई से हमें पता चला कि प्राचीन काल में लोहे के प्रयोग किया गया है। बाद में हड़प्पा सभ्यता के बाद में तो इस चीज़ को आपने जानी। तो उसके बाद पांडिचेरी के अरिकामेडू नामक स्थल की भी प्राचीन काल में खुदाई हुई, वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ इस चीज़ को भी जानेंगे। तो वहाँ से के बर्तन मिले हैं और इन सभी अवशेषों से उस समय की तत्कालीन जानकारी मिलती है। इस चीज़ को आप समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। पांडिचेरी की उसको भी आप लोग लिख लीजिए कि पांडिचेरी के अरिकामेडू पांडिचेरी के अरिकामेडू नामक स्थल की खुदाई से पांडिचेरी के अरिकामेडू नामक स्थल की खुदाई से हमें जो अवशेष मिला है वो कौन सा मिला है, वह मिला है रोमन सिक्के, वह मिला है खुदाई से सर्वप्रथम रोमन सिक्के। ओके, उसके बाद बर्तन, उसके बाद दो में मिला है बहुत सारा बर्तन का साक्ष्य मिला है और इन दोनों से उस समय के तत्कालीन जानकारी प्राप्त ओके, इस चीज़ को वाली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई आप लोग परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है और कंटेंट है उसको भी आप लोग जान लीजिए कि उस समय के मंदिर के निर्माण जो हुआ था, तो उस समय के मंदिर के निर्माण में यानी प्राचीन काल के मंदिर के निर्माण में प्रचलित दो शैलियों का प्रयोग किया गया था। एक शैली का नाम था नागर शैली और दूसरे का नाम था द्रविड़ शैली। तो कैसे कहाँ पर प्रयोग हुआ है उस चीज़ को जानिए कि उस समय के मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से दो शैलियों का जो जिक्र मिलता है, जिसका नाम है नागर शैली और द्रविड़ शैली।
उस चीज के बारे में जानिए। उस समय के यानी प्राचीन काल के प्राचीन प्राचीन काल के प्राचीन काल के मंदिरों में जो जिस शैली का प्रयोग किया गया था उस शैली को किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग यह ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि प्राचीन काल में के मंदिरों के निर्माण में जिस शैली का प्रयोग किया गया था और नागर शैली और द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। और दोनों और कहीं कहीं किसी किसी मंदिर में दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है, जिसे हम बेसर शैली कहते हैं। तो इस कंटेंट को आप लोग भली बात समझ गए। ओके, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि नागर शैली और बेसर शैली का प्रयोग कब हुआ है, तो प्राचीन काल के मंदिरों में उसका प्रयोग किया गया है। तो यानी इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात की है सब इवेंट्स है। और 8वीं शताब्दी में जावा के में एक मंदिर है। 8वीं शताब्दी में जावा में एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम है बोरोबुदुर मंदिर। और उस मंदिर के निर्माण में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। तो इस कंटेंट को आप लोग समझिए और इससे रिलेटेड जो और भी फैक्ट्स है हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।